नमस्कार दोस्तों, बात है 3 दिसंबर 1971 की। भारत में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कलकत्ता में सभा को संबोधित कर रही थी। उसी वक्त उनको ये मैसेज मिला कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ हवाई पट्टियों पर बॉम्बिंग कर दी है। ये शुरुआत थी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1971 के युद्ध की, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि साउथ एशिया का राजकीय नक्शे में एक नया देश ऐड हुआ, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसमें भारत की क्या भूमिका रही थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1970 में पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। उस वक्त वहां पर मिलिट्री शासन था और जनरल याह्या खान उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपनी जनता से वादा किया कि वो पाकिस्तान में लोकशाही को फिर से रिस्टोर करेंगे और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस की घोषणा की। उस इलेक्शंस में पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जिसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट कह सकते हैं, उसमें सीट्स की संख्या पॉपुलेशन के हिसाब से तय की गई। ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी। उसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा असेंबली सीट्स अलॉट की गई थी। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा डोमिनेंट पार्टी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ज्यादा डोमिनेंट पार्टी थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि वेस्ट पाकिस्तान उनको एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहा है। जैसे ब्रिटिशर्स भारत को अपनी एक कॉलोनी समझते थे, ठीक उसी तरह। यहाँ तक कि उनको ये लगता था कि उनकी जो भाषा है बंगाली, उसे भी साइडलाइन किया जा रहा है। मुजीबुर रहमान की ये डिमांड थी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा पावर मिले एज कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा लोग रहते हैं। दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शंस में वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को मेजोरिटी सीट्स मिली। ऑल ओवर देखे तो अवामी लीग को ज्यादा सीट्स मिली थी। लेकिन याह्या खान को यह बात ठीक नहीं लग रही थी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को ईस्ट पाकिस्तान के लोग लीड करें और उनकी डोमिनेंस हो वहां। तो इसी वजह से याह्या खान ने असेंबली को स्थगित कर दिया। ये बात ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अच्छी नहीं लगी और अवामी लीग ने एक जनरल स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा। मार्च 1971 में पाकिस्तान मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए टैंक्स भेजना शुरू कर दिया। मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान आर्मी ने अब प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सिविलियंस को मारना भी शुरू कर दिया था। इसे ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता था। इन शॉर्ट, ईस्ट पाकिस्तान में अब एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। इस सिविल वॉर की वजह से ईस्ट पाकिस्तान से भागकर कई रेफ्यूजीज भारत में आ रहे थे। भारत ने उन सारे रेफ्यूजीज को शरण दी। शुरू में भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया के बड़े बड़े देशों का ध्यान जो हो रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर को ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ किया था और अब पाकिस्तान उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अपने ही लोगों पर कर रहा है। लेकिन इस बात का अमेरिका पर कुछ खास असर नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका ने वार्निंग देते हुए ये कहा कि आप कोई कदम मत उठाना इस मामले में। लेकिन उस वक्त की दूसरी बड़ी महासत्ता यूएसएसआर ने भारत की मदद की और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी का प्रपोजल दिया। अगस्त 1971 में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले और ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की गई। इस ट्रीटी के मुताबिक ये तय हुआ कि अगर भारत पर कोई अटैक होता है तो उसे यूएसएसआर पर अटैक माना जाएगा। अब तक भारत को ये लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है उसमें इंटरवेंशन जरूरी है। भारतीय सेना ने बंगाली गोरिल्ला फाइटर्स को हथियार
और ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। ये गोरिल्ला फाइटर्स में कुछ रेगुलर सैनिक थे जबकि कुछ वॉलंटियर्स भी थे। इस ग्रुप को मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता था। मुक्ति वाहिनी के सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करके ईस्ट पाकिस्तान में जाते थे और वहां पर आर्मी कैंप्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स पर अटैक करते थे। फिर फाइनली 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक किया, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया गया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने वेस्टर्न बॉर्डर पर भारत की एयरफील्ड्स पर बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। भारतीय सेना ने भी जनरल सैम मानेकशॉ के अंडर पंजाब और कश्मीर में तुरंत एक्शन लिया। यहां तक कि इंडियन नेवी ने भी एक्शन लिया। वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली के अंडर वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट पर एक सरप्राइज अटैक किया, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। भारत के पास अब हर एक वजह थी ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना को जवाब देने की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना का कोई मुकाबला नहीं था। और एक बात भारत के फेवर में ये थी कि पाकिस्तानी सैनिकों का मोराल ऑलरेडी डाउन था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उनको अपने ही लोगों पर अटैक करना पड़ रहा था। पाकिस्तानी जनरल याह्या खान को उम्मीद थी कि चाइना की तरफ से कोई मदद आएगी, पर जो कि युद्ध दिसंबर में हो रहा था तो उस वक्त हिमालय में काफी बर्फ पड़ती है, तो शायद उसी वजह से चाइना की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, जबकि भारत को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्लस की भारतीय सेना को ईस्ट पाकिस्तान के लोकल्स और मुक्ति वाहिनी की मदद भी मिल रही थी। भारत अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और ढाका को सभी तरफ से घेर लिया। उसी वक्त इंडियन ईस्टर्न नेवल कमांड ने वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन के अंडर बंगाल की खाड़ी में एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया और भारत सरकार ने भी अपने एयर स्पेस में पाकिस्तानी प्लेन्स को उड़ने की परमिशन देनी बंद कर दी। इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। 4 दिसंबर को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी डिप्लॉय कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के मेजर पोर्ट्स पर अटैक करने के लिए। भारत के ईस्ट पाकिस्तान को लेकर अब इंटेंशन साफ थे। इसी वजह से 6 दिसंबर 1971 को भारत सरकार ने फॉर्मली बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ भारत को देखकर अमेरिका ने भारत को युद्ध रोकने के लिए विवश करने के लिए अपनी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। इससे ये बात अब साफ थी कि अमेरिका इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ था। इसके जवाब में USSR ने भी अपने पैसिफिक महासागर में स्थित नेवल शिप्स, जिसे 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप कहा जाता था, उसे हिंद महासागर में भेज दिया भारत की मदद के लिए। तो अब ये युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रहा था, बल्कि विश्व की 2 महासत्ताएं भी इसमें शामिल हो चुकी थी। भारत के लिए ये जरूरी था कि इससे पहले कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करे, पाकिस्तान सेना सरेंडर कर दे। इसीलिए इंडियन जनरल सैम मानेकशॉ ने तुरंत पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तानी जनरल A.A.K. नियाजी ने इस बात को नकार दिया। लेकिन फिर भारत ने 14 दिसंबर को कुछ ऐसा किया जो कि पाकिस्तानी सेना ने सोचा नहीं था। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर अटैक कर दिया, जहां पर एक सीक्रेट मीटिंग के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी मिले थे। इस घटना से पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पाकिस्तानी जनरल नियाजी का भी मोरल डाउन हो गया और अब उन्होंने सामने से जनरल सैम मानेकशॉ को युद्ध विराम का प्रपोजल दिया। जनरल सैम मानेकशॉ ने जवाब में कहा कि हम युद्ध विराम को एक्सेप्ट तभी करेंगे अगर ये युद्ध विराम के साथ पाकिस्तानी सेना सरेंडर भी करे। और इसके साथ साथ जनरल मानेकशॉ ने 16 दिसंबर तक का वक्त दिया पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने के लिए, वरना ये कहा कि भारतीय सेना और ताकत के साथ अटैक करेगी। पाकिस्तानी जनरल के पास अब और कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने फाइनली 16 दिसंबर 1971 को, यानी कि आज ही के दिन, ढाका के रेस कोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने करीब 1 लाख सैनिकों के साथ सरेंडर किया। भारतीय सेना ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया था। जनरल नियाजी ने इंडियन जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने
सरेंडर के पेपर्स साइन किए और ये तस्वीर भारत के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई, जिसे देखकर आज भी हर एक भारतीय को अपनी सेना के लिए प्राउड फील होता है। सरेंडर के बाद ईस्ट पाकिस्तान अब आज़ाद हो चुका था और नए स्वतंत्र देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिहा किया गया और उन्होंने इस नए देश की बागडोर संभाली। इस वॉर के बाद अगर भारत चाहता तो वेस्टर्न बॉर्डर पर युद्ध शुरू रखकर वेस्ट पाकिस्तान के भी कुछ टुकड़े कर सकता था, लेकिन भारत ने सीज फायर की घोषणा कर दी, दुनिया को यह बताने के लिए कि भारत एक शांति प्रिय देश है जो बिना वजह युद्ध नहीं चाहता। युद्ध के बाद जनरल याह्या खान को रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह जुल्फिकार अली भुट्टो बने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। उनके और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच जून 1972 में शिमला में एक बैठक हुई शांति समझौते के लिए। ये शांति समझौते की भी अपने आप में एक अलग कहानी है, जिसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन इस शांति समझौते के बाद भारत ने तकरीबन 92,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा किया, जिन्हें युद्ध के बाद सरेंडर के दौरान बंदी बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।